Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पढ़ा था ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग किसको कहते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसको कहते हैं, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया था तो उससे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखी थी। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था कि हमारे पास एक मेटल होता है, जब हम मेटल के सरफेस पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराते हैं जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी कि एक तो जब लाइट फॉल करती है मेटल के सरफेस पे तो कोई भी टाइम लैग नहीं होता, कोई टाइम टेकन डिफरेंस नहीं होता है कि भाई लाइट गिरेगी और फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। साइमल्टेनियसली एक साथ जो है ये प्रोसेस होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पर गिरती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फटाफट इजेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी थी कि जब भी हमको लाइट फॉल करानी है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होनी चाहिए। अगर उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, आप कितनी ही देर तक लाइट को फॉल करवाते रहिए। थर्ड चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि जब भी हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ से फॉल कराते हैं वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, बट अगर आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कि लाइट यहाँ पर फेंक रहे हो तो वो कैसे स्प्लिट होती है, वो ऐसे स्प्लिट होती है कि थ्रेशोल्ड में जो यूज होनी है वो तो हो जाएगी, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वाली होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम आती है। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी की। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो इस पर डिपेंड करेंगे कि हम कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल करा रहे हैं। जितनी लाइट ब्राइट होगी, जितनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कर्व हम लोग, एक ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। इसके लिए वो ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, वो ग्राफ हम लोग बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और ये जो है हमारा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है जिसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं। ठीक है। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, थ्रेशोल्ड की। न्यू नॉट जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। देखो थ्रेशोल्ड तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे एक्स्ट्रा जो आप देते हो वो वेस्ट नहीं जाती है, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के काम आती है। ठीक है। अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर है इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने कर दी कांस्टेंट। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। कैसा आएगा हमारा जो ग्राफ है, वो आएगा ऐसे कांस्टेंट स्ट्रेट। अब देखिए जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो सारी की सारी फॉर्म्स हैं रेडिएंट एनर्जी की। वो सारी की सारी क्या है, रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ठीक है। चाहे देखिए हम गर्मी की बात करें, अगर समर्स में हम लोग बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। विंटर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को धूप वगैरह अच्छी लगती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
की जो थ्योरी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो थ्योरी है वो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि कॉन्टीन्यूअस जनरेशन होता है रेडिएंट एनर्जी का, मतलब कि लगातार उसका जनरेशन होता है, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में हो चाहे वो लार्ज अमाउंट में हो, बट रेडिएंट एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूअस जनरेट होती रहती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनके हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थे कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं और हमें ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। 1901 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाके दिया, एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी लाके दी जिसका नाम क्या था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। और इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ बातें कही जो बातें बहुत काम की बातें बताती थी, बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने अपनी थ्योरी में बताई। क्या क्या बताया? इन्होंने कहा कि रेडिएंट एनर्जी जो है ना तो वो कॉन्टिन्यूअस एमिट होती है ना ही वो कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्ब होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी है ना तो वो कॉन्टिन्यूअस एमिट होती है ना ही वो कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्ब होती है, बट वो क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसको हम क्वांटा कहते हैं, और एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में रहती है, ना तो वो कॉन्टिन्यूअस निकल रही है ना वो कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रही है, बल्कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, ईच सच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर पैकेट की, जिसको हम क्वांटा कह रहे हैं, उसकी क्या होती है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू होती है। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो लाइट की टर्म्स, जब लाइट की बात करते हैं तो क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम फोटोन कहते हैं। मतलब जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन। समझ में आया? जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसमें क्या आते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आते हैं, और उन छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड बात क्या कही, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वो कितनी एनर्जी लेकर आ रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आ रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन दिया इन्होंने कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच को हम क्या कहते हैं, एच को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और एच की वैल्यू होती है बेटा 6.626 इंटू 10⁻⁻³ 34 जूल सेकेंड। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेते हैं, तो इसको लिखते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। राउंड ऑफ कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एनर्जी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, जिसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल रिलेशन दिया, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है एच हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये। समझ में आया? आप सभी को पता है, हम लोगों ने पीछे एक रिलेशन पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c/λ की, होता है। मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह ये भी लिख सकती हूँ, तो इसकी एक फॉर्म और क्या बनती है, hc/λ। फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, c/λ, तो एक रिलेशन क्या बन गया, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। ठीक है, थर्ड इन्होंने क्या बात बोली, द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। क्या कह रहे हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है
वो क्या होता है, कुछ होल नंबर मल्टीपल होता है, ठीक है, क्वांटम का। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या है हमारा एच न्यू। अब ये किसी होल नंबर का मल्टीपल होता है और हम यहाँ पर लिखते हैं n। n की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, कुछ भी। मतलब जो भी बॉडी या ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो हो सकता है एच न्यू अगर n की वैल्यू 1 है, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, सो ऑन, ठीक है। और अगर आप न्यू की वैल्यू c बाय लैम्डा पुट करते हैं तो वो क्या बन सकता है, वो आपका बन सकता है ऐसे 2, जैसे सिंपल अगर n की वैल्यू पुट कर रहे हो 1 तो यही रहेगा, 2 पुट कर रहे हो तो 2hc बाय लैम्डा, 3hc बाय लैम्डा, ऐसे रहता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज आ रही है कि मैम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि एनर्जी एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऐसे चल रहा है, एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू, क्या कभी वो फ्रैक्शन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है 1.2 एच न्यू, ठीक है, 6.5 एच न्यू, क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, तो आंसर है नो, ठीक है। एनर्जी का जो भी एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन होगा वो हमेशा आपका कैसा रहेगा, होल नंबर में रहेगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी इसको इतनी अटेंशन क्यों मिली, मैंने आपको जब ब्लैक बॉडी पढ़ाने से पहले एक बार हिस्ट्री पढ़ाई थी, याद है आप लोगों को, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 साइंटिस्ट थे जिसमें से आइंस्टाइन ने ये कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, जबकि जो हाइजेंस थे, हिगन्स जिनके बारे में हमने बात की थी, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो करती है। बट उस टाइम आइंस्टाइन इतने पावरफुल या इतने इन्फ्लुएंस वाले साइंटिस्ट थे कि उनकी बात को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई, और जो हाइगन्स थे उनकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। मैक्सवेल ने, या सॉरी जो प्लैंक्स थे, मैक्स प्लैंक्स जो थे, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी इसमें इन्होंने दोनों बात को सपोर्ट किया। इन्होंने क्या कहा कि देखो जो भी लाइट आ रही है, उन्होंने क्या कहा, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, c बाय लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी वेव के बारे में बात कर रहे हो तभी तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको भी सपोर्ट किया कि जो लाइट होती है हमारी वो वेव नेचर शो करती है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये चीज़ भी कही कि जो हमारी लाइट है वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, क्वांटा पैकेट्स रहते हैं, ठीक है, और उन्हीं पार्टिकल्स को हम लाइट के लिए फोटोन भी कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ से किस बात को भी इम्पोर्टेंस दी कि जो लाइट है वो भी स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, उसकी लाइट भी किसी पार्टिकल से मिलके बनती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। और ये जो कॉस्पसल्स मैंने आपको बताया था, कॉस्पसल्स वाली थ्योरी को या बात को भी सपोर्ट करती थी, ठीक है। उन्होंने, आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं और उन पार्टिकल्स को हम कॉस्पसल्स कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, लाइट जो है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो इन्होंने उस थ्योरी को भी सपोर्ट किया। तो यहाँ से क्या चीज़ धीरे धीरे निकल के आने लगी कि जो लाइट है वो 2 नेचर शो कर रही है। 2 नेचर कौन कौन सा शो कर रही है, एक पार्टिकल नेचर और एक क्या शो कर रही है, वेव नेचर, ठीक है। तो यहाँ से जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन लोगों को धीरे धीरे हिंट मिलने लगा कि भाई जो लाइट है वो शायद डुअल नेचर शो करती है। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल जो रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप लोगों को कहा है कि आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा। और H जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड है और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है, कट गया, ठीक है। आंसर आपका जूल में आएगा।
10 की पावर को सॉल्व कर लीजिए। 6.63 इंटू में 3 मैंने एक साथ लिख दिया, इंटू में बेस सेम होता है बेटा, तो पावर क्या होती है, ऐड। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे -34 भी है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 34 में से 15 गया, माइनस करिए। 14 में से 5 गए 9, 2 में से 1 गया 1। तो अब बड़ी टर्म के आगे माइनस है, तो आपका जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है। और ये आपका जो है ये क्या आएगा, माइनस का 19। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 19। और इधर क्या चल रहा है, जूल। सेकंड से सेकंड इनवर्स तो कट गया। ठीक है, 6.63 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आया 19.89। और मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद लगाते हैं, एक डिजिट के बाद लगाते हैं। तो इसको यहाँ ले आइए, ये क्या बन जाएगा 1.989 इंटू 19 से आपने 1 में चेंज किया, 1.9 मतलब बड़े से छोटे में किया, तो यहाँ पे एक पावर आएगी आपकी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। 19 को आपने 1.9 किया, तो इसको जब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, 1.9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 19 पॉइंट आएगा। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, यहाँ पे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 19 है, तो प्लस का 1 और माइनस का 19, प्लस माइनस माइनस तो 18 आएगा। 19 बड़ा, इसके आगे माइनस, तो माइनस का 18। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, क्या आंसर आ गया, माइनस का 18 जूल। सबसे पहला सवाल था, मैंने जानबूझ के आसान लिया था ताकि थोड़ा सा आपकी कमांड बने। एक चीज़ मैं बच्चों को स्पेशली ये कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो, एक तो पता नहीं आई डोंट नो व्हाई, कि आपके अंदर न्यूमेरिकल्स का फोबिया होता है, पता नहीं क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। न्यूमेरिकल्स से मत डरा करो। अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते, तो वो आपको आएंगे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। हमेशा शुरुआत ना आसान से किया करो। जब आसान से सवाल करोगे, खुद से करोगे, आप थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंस में लोगे कि हाँ हम कर पा रहे हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया करो जिसमें एक एक चीज़ जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है, जिनको फोबिया नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट स्पेशली मैंने देखा है मेडिकल्स के कुछ बच्चे होते हैं, नॉन मेड में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद होता है। बट न्यूमेरिकल्स को आप कभी मत छोड़ा करो। अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, या आप एक तरीके से जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो थोड़ा सा और उसको एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, आपका दिमाग और खुलेगा। तो न्यूमेरिकल्स आप किसी भी हालत में मत छोड़ा करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक वेवलेंथ के हिसाब से, एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोगों ने एनर्जी निकाली थी। अब हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ के हिसाब से दो एनर्जीज निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया। अब देखिए क्या है, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, one with a wavelength of 800 नैनोमीटर and the other with wavelength of 400 नैनोमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ दिया है। ठीक है, तो हम सभी को पता है क्या कि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, C बाय लैम्डा। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, HC बाय लैम्डा। अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको करवाने का एक मोटिव और भी था। वहां से हम एक नई चीज सीखेंगे। देखो क्या, आपको यहाँ पे दो वेवलेंथ दी है, एक 800 वाली और एक 400 वाली। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं 800 नैनोमीटर के हिसाब से निकालूंगी और यहाँ पे जो है मैं 400 नैनोमीटर के हिसाब से निकालूंगी। सबसे पहले मुझे बताओ, वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा था वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। कोई भी यूनिट में आपको वेवलेंथ दिया हो, आप सबसे पहले उसे मीटर में चेंज करोगे। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अगर हम 1 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 800 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है,
इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, 8 इंटू में 10 की पावर, देखो इसको स्प्लिट कर लो, 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -9 है। देखो मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकती हूँ, बट मैं जानबूझ के एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को डाउट ना रहे। तो 8 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, वापस 800 आ जाएगा। इस 100 को मैंने लिखा 10 की पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 - 9 क्या आ गया 10 की पावर 7, और 2 और 9 में से 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस है तो 10 की पावर -7। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्या कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 8 इंटू में 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, सिमिलरली लैम्डा के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 10 की पावर माइनस, पहले इसको ऐसे लिख रही हूं मैं, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, 400 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया, 10 की पावर 2 और यहाँ माइनस का 9 है तो वो हो जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -7 का मीटर। ठीक है, अब देखो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, पहले मैं 800 वाले के लिए कर रही हूँ, तो इसकी हमने वैल्यू रखी थी h की 6.63 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू हमने रखी थी 3 इंटू में 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय जो लैम्डा है वो कितना है 8 इंटू में 10 की पावर -7। ठीक है, अब देखो आप अपनी नोटबुक में ना पेज पलट के देखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उस पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने किसको सॉल्व किया था, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। चेक करो एक बार, बोलो किया था कि नहीं किया था। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे हमारी 10 की पावर 15 थी। ठीक है, वहां पे हमारी 10 की पावर 15 थी, यहाँ पे हमारी 10 की पावर 8 है। 10 की पावर को हम सॉल्व कर लेंगे, पर मैंने क्या बताया आपको 6.63 इंटू 3 किया था हमने वहां पे। तो अगर आपको फिर भी नहीं याद है, किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है, तो आप ध्यान रखना कि 6.63 इंटू में 3 जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 3 3 = 9। ठीक है, 6 3 = 18 और ये कितना आ गया 19। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस नंबर को हमेशा याद रखो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये आता है, इससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आया आपका 19.89 इंटू में 10 की पावर, अब मैं 10 की पावर सॉल्व कर रही हूँ एक साथ, माइनस का 34 प्लस का 8। ठीक है, और ये जो 10 की पावर है जब ऊपर जाएगी, इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7। माइनस से किस में हो गया, प्लस में, साइन चेंज हो जाता है ना। ठीक है, अब इसको प्लस का 7 बन गया, 8 और 7 कितना होता है 15, माइनस 34 और प्लस का 15, 14 में से 5 गए 9, 2 में से 1 गया 9। ठीक है, तो वही -19 ही आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी देखो वही वाली टर्म बन गई जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी। मैं बस यही कह रही थी कि पीछे वाले क्वेश्चन से एक सिमिलैरिटी आएगी यहाँ पर। अब डिवाइडेड बाय 8 है, कर दो 19.89 को 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर है वो कितना आ गया, आपका आंसर आया 2.48 इंटू 10 की पावर -19। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपकी यूनिट थी बेटा, प्लैंक्स वाले की जूल सेकेंड थी, इस वाले की थी वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो थी होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ थी इसको हमने चेंज किया था मीटर में, मीटर से मीटर कटा, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कटा, तो जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आई वो क्या आई, वो आपकी आई जूल में। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद ये हम इसको मान लेते हैं E1, इसको हम क्या मान लेते हैं E1, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। E2 के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, HC बाय लैम्डा। H की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड।
c की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब वेवलेंथ λ2 क्या है आपका, ये है, ठीक है, ये आपका λ1 था, तो ये आपकी क्या वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7। अब वही वाला सिनेरियो बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, माइनस का 34, 10⁸ और ये 10⁻⁻7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपकी 10 की पावर जो है, 10 की पावर जो है वो कितना आता है, 10 की पावर आपका आएगा माइनस का 19 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो तभी मैंने कहा है कि आप याद रखो बस इस वैल्यू को, आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। ये आएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻19 और यूनिट भी क्या आएगी, जूल। 14.89 को 4 से डिवाइड करिए, 19.89 को 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16, 9 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सबसे पहले तो ये कहा था कि कैलकुलेट करिए, आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आपके पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई, इसको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन के लिए लिखिए E1 डिवाइडेड बाय E2। E1 की क्या वैल्यू है 2.48, इसको मैं राउंड ऑफ करके 2.5 लिख रही हूँ, 10⁻⁻19 जूल। 4.97 है, इसको मैं राउंड ऑफ करके 5 लिख रही हूँ, 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल कट गया, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कट गया, 2.5 से 5 कट गया 1/2 पर, ठीक है। तो आपका जो E1 बाय E2 की वैल्यू है वो क्या आई है, वो आई है 1/2। मतलब अगर आप रेशो निकालते हो किसका, E1 रेशो E2, तो वो क्या आता है आपका 1:2, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेटा E2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या, एक तो क्या चीज सीखी, एक तो नई बात आप लोग ध्यान रखो कि 6.63 इंटू में 3 अगर आप करते हो तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है 19.89। बार बार उसको सॉल्व मत करो। 10 की पावर जो है, अभी तो देखो इस वाले केस में क्या था, नीचे की पावर सेम थे तो आपका 10 की पावर -19 आ रहा है। अदरवाइज आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि -34 और +8 जो है वो कितना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों ने एक और नई चीज ऐड करी है, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, एनसीईआरटी है, इंपॉर्टेंट है। 100 वॉट बल्ब एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। एक बल्ब है 100 वॉट का और वो जो लाइट दे रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। इन्होंने कहा है कैलकुलेट करिए द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए देखो आपको टोटल पता है एनर्जी इतनी है 100 वॉट की है, ठीक है, 100 वॉट पावर है उसकी एनर्जी है। आप नंबर तभी निकाल सकते हो जब आप टोटल नंबर से किसी एक यूनिट की जो एनर्जी है उससे डिवाइड करो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको दिए 10 रुपए और मैंने कहा कि जाओ जाके पेंसिल लेके आओ और एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो आप क्या करोगे 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे और कहोगे कि 10 रुपए में 5 पेंसिल आएंगी। पर वो नंबर ऑफ पेंसिल्स आप तभी निकाल पाए जब आपको एक पेंसिल का रेट पता था 2 रुपए। समझ में आया। सिमिलरली हमें जो है फोटोन्स की टोटल एनर्जी पता है कि वो 100 है। हम क्या करेंगे, पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, उसे हम टोटल एनर्जी से डिवाइड करेंगे और फिर हमें नंबर ऑफ फोटोन्स पता चल जाएंगे। समझ में आया। फिर से देखो,
10 रुपए मैंने आप लोगों को दिए, एक पेंसिल 2 रुपए की थी, मैंने कहा दुकान पे जाओ पेंसिल लेके आओ 10 रुपए की। 10 रुपए में कितनी पेंसिल लाओगे? 5। 10 को डिवाइड कर दोगे 2 से। सिमिलरली 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे एक फोटोन की एनर्जी से, तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे उस 100 वॉट में, नंबर ऑफ फोटोन्स वो पता चल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको दे रखी है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सबसे पहला काम क्या होता है, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -7 मीटर। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, और न्यू क्या होता है हमारा C/λ। ठीक है, H की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। देखो फिर से वही सिचुएशन बन रही है। और 4 क्या होता है, लैम्डा क्या है 4 इंटू में 10 की पावर -7 -34 प्लस का 8, ये भी ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये टोटल कितना आएगा, ये आपका टोटल आएगा 10 की पावर -19। पीछे देख लेना हमने किया था। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.63 को 3 से, तो कितना आता है 19.89। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। इसको भी आप लोग डिवाइड करोगे, तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करके देखा था डिवाइड, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, ये कुछ था, तो क्या आया था बेटा 4.97 इंटू में 10 की पावर -19, इतना आया था। तो ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो एनर्जी है 100 वॉट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, एक फोटोन की एनर्जी से, जो कितना आया 4.997 इंटू में 10 की पावर -19। -19 को ऊपर ले जाइए, प्लस का बन जाएगा 19। ठीक है, और 4.97 को 5 लिख लो, 5 से डिवाइड कर दो। अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर है वो 20 पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको मैं 20.1 लिख रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, अब ये कितना हो गया 10 की पावर 19, और मैंने आपको कहा था हमेशा एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2.01 इंटू में 10 की पावर 20। 20 को 2 में कर रहे हो ना, तो 10 की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ फोटोन्स। इतने आपके जो फोटोन्स हैं वो क्या रहेंगे, वो आपके रहेंगे 100 वॉट बल्ब के अंदर। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।